Good morning, students. Yesterday we started with the chapter of poverty, which comes under the unit current challenges facing Indian economy. ठीक है, तो सबसे पहले हमने पॉवर्टी के बारे में इंट्रोड्यूस किया, किस तरह से हमारे कंट्री में 1/5 of the population is poor, living below poverty line. सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इसकी कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पर सोल्यूशन तभी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम आइडेंटिफाई करें हु आर दी पुअर, किसके लिए हमें सोल्यूशन ढूंढनी है। जस्ट लाइक यू आर हैविंग एक्स्ट्रा क्लासेस फ्रॉम टुडे, फर्स्टली वी आइडेंटिफाइड कि किन बच्चों का रिजल्ट थोड़ा सा वीक रहा है फॉर वट एवर रीजन। ठीक है, हमें रिजल्ट इंप्रूव करना है तो हमें उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिनका रिजल्ट वीक रहा है। ठीक है, तो हमने उनको आइडेंटिफाई किया एंड नाउ वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर देम। सिमिलरली, फर्स्टली गवर्नमेंट हैज टू आइडेंटिफाई हु द पुअर आर। यस, ओनली देन इट कैन adopt certain strategies to remove poverty or to uplift their standard of living. तो सबसे पहले हमने ये किया कि हम किस तरह से पॉवर्टी को कैटेगराइज करते हैं। कल मैंने ग्राफ से आपको बताया, ठीक है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। फर्स्टली क्रॉनिक पुअर, हम किस तरह से पुअर लोगों को डिफाइन करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। पहली कैटेगरी आती है क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर में वो लोग आते हैं हु आर ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर। यानी ऑलवेज पुअर मतलब जो हमेशा जिनका इनकम पॉवर्टी लाइन से नीचे रहता है, यानी कभी भी अपना मिनिमम सब्सिस्टेंस ऑफ लेवल रीच नहीं कर पाते। यूजुअली पुअर, नॉर्मली इनकी ये पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहते हैं, लेकिन कभी कभार इनकी इनकम पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अनदर ग्रुप इज चर्निंग पुअर। सो इट इज इजी टू लर्न क्रॉनिक पुअर, चर्निंग पुअर। चर्निंग पुअर में वो लोग होते हैं who keep on moving in and out of poverty. काम मिल गया तो अच्छी इनकम हो जाती है, नहीं मिला तो 2 टाइम का खाना नहीं मिलता। ठीक है, तो they are churning poor who keep on moving in and out of poverty. It includes ठीक है, सो चर्निंग पुअर में ओकेजनली पुअर भी रहते हैं। इनको हम ट्रांजिएंट पुअर भी कहते हैं। हु आर ट्रांजिएंट पुअर? हु कीप ऑन मूविंग इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी। दोज हु आर नॉन पुअर मोस्ट ऑफ द टाइम, बट समटाइम्स ड्यू टू बैड लक दे बिकम पुअर। ठीक है, फिर इसके अलावा बेटे तीसरी कैटेगरी नॉन पुअर, जो कि कभी पुअर, जिनका इनकम लेवल हमेशा इतना रहता है कि उनको 2 टाइम का खाना सपोर्ट करता है, और कभी कोई कंटिंजेंसी आ भी जाती है तो उनके पास अपना बैकअप होता है जिससे वो अपना करंट एक्सपेंडिचर फाइनेंस कर सकते हैं। दीज आर क्लासिफाइड एज नॉन पुअर पीपल। ठीक है, नाउ हाउ डू वी कैटेगराइज देम। बात वही आ गई कि ऐसे हमने इनको कैसे कैटेगराइज किया। ये कौन से इनकम है जो कि क्रॉनिक पुअर है, कैसे पता चलेगा? हमें एक कट ऑफ, जैसे मैंने कहा वीक स्टूडेंट्स हमने आइडेंटिफाई किए। कैसे आइडेंटिफाई किए? हमने कट ऑफ परसेंटेज रखी। वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 20 से कम है उनको हम वीक मान लेते हैं। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। इसी तरह पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस किया गया टू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री। हमारी कंट्री में पॉवर्टी किस एक्सटेंट तक फैली हुई है उसको मेजर करना है। उसके लिए हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन। इट्स नॉट दी हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, चलो जो लोग इधर खड़े हैं वो नॉन पुअर हो गए, जो इधर खड़े हैं वो पुअर हो गए। इट्स एन इमेजिनरी लाइन which is used to measure the magnitude of poverty in the country, the extent of poverty in the country.
ठीक है, तो बड़े तरीके हैं पॉवर्टी लाइन को फाइंड आउट करने के। एक तरीका है जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है लोगों का, उसको हमने मॉनेटरी वैल्यू में एस्टिमेट किया। पर कैपिटा मींस पर पर्सन एक्सपेंडिचर। This was estimated in money terms. ये पर कैपिटा एक्सपेंडिचर किसके बेसिस पर हमने एस्टिमेट किया? इसको हमने एस्टिमेट किया ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी इनटेक। हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो व्हाट इज योर मिनिमम कैलोरी इनटेक? 2400. Yes, you should at least take 24 calories to survive. If you are living in urban area, your minimum calorie intake should be 2100. Why the difference? Rural areas में manual work ज्यादा है, physical work ज्यादा है, so they need more calorie intake. ठीक है, अगर हम इसको देखें कि ये 2100 कैलोरीज या 2400 कैलोरीज फुलफिल करने के लिए हमें कितने पैसों की जरूरत होती है? हाउ मच मनी डू वी नीड? सो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि 2400 कैलोरी हमें 816 रुपए में पर डे कैलोरी है, बट दिस इज पर मंथ एक्सपेंडिचर। 816 रुपए अगर आप खर्चते हो, ठीक है, महीने के, तो उसमें आपकी 2400 कैलोरीज आ जाएंगी। ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर लिविंग इन अर्बन एरिया, 1000। अब ये थोड़ा सा पैराडॉक्स लग रहा है, कैलोरी ज्यादा है, इनकम कम, वो क्यों जी? कॉस्ट ऑफ लिविंग, डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। 2400 कैलोरी रूरल एरिया में 816 रुपए की आ जाएंगी, वेयरएज अर्बन एरिया में महंगाई थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसीलिए 1000 रुपए चाहिए होंगे आपको ये कैलोरी इनटेक फुलफिल करने के लिए। ठीक है, सो इवन दो द गवर्नमेंट यूजेस दिस मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, इसको मंथली, आप ये भी अंडरलाइन कर लीजिए बुक में, नहीं है तो लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं MPCE, शॉर्ट, ये आपको आ सकता है MCQs के लिए। MPCE, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। ठीक है, वी आर यूजिंग इट एज ए प्रॉक्सी फॉर द इनकम ऑफ हाउसहोल्ड्स टू आइडेंटिफाई द पुअर। दिस इज यूज्ड एज अ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी समझते हो? We are using monthly per capita expenditure as a proxy to identify poor in our country. Do you think it is a satisfactory criteria? क्या ये हमारी कंट्री में पॉवर्टी को, पुअर लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए सेटिस्फैक्टरी क्राइटेरिया? इसमें कोई कमी पेशी लग रही है आपको? क्या सेटिस्फैक्टरी नहीं है? क्या, क्यों आप? ओके, वेरी मच राइट। और हिज पॉइंट इज कि आपने फिक्स कर दिया 10 साल बाद फिर इसको बदलोगे। अब आज के टाइम में देखो, आपके घर में बातें होती होंगी किस तरह से महंगाई, दाल, ऑयल, ठीक है, घर में आटा, इनके प्राइसेस किस तरह से शूट अप कर रहे हैं। तो 816 में अगर पहले 10 किलो आटा आ जाता था महीने में, अब नहीं आता, अब आधा किलो आता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, तो इट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन दिस क्राइटेरिया। व्हाट एल्स? ओके, सो गोइंग बाय बुक, लेट अस सी व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ दिस क्राइटेरिया। बुक में भी अंडरलाइन कर लीजिए। फर्स्ट प्रॉब्लम with this mechanism is that it groups all the poor together and does not differentiate
between the very poor and the other poor. ये क्राइटेरिया क्या कहता है? वो लोग जिनकी इनकम 816 रुपए पर मंथ से कम है, पर पर्सन है, ठीक है, 1000 रुपीज पर मंथ, लिविंग इन अर्बन एरिया. सपोज आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि अगर आप 4000 रुपए महीने के कमा रहे हो तो आप नॉन पुअर हो. 4000 में आता है वैसे आजकल? कुछ नहीं आता, ठीक है. अब चलो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 1000 से नीचे या 816 से नीचे जितने लोग भी हैं वो पुअर हैं. बट बेटे वो पुअर में से भी कुछ वेरी पुअर है, कुछ अदर पुअर है. जैसे वीक स्टूडेंट्स की लिस्ट निकाली, उनमें से कुछ मैंने कहा 20 से कम वाले, ठीक है, तो 20 से कम वाला 19 वाला भी बच्चा हो सकता है, 18 वाला भी हो सकता है, 4 वाला भी हो सकता है, 0 वाला भी हो सकता है, 2 वाला भी हो सकता है. क्या हमने आइडेंटिफाई किया यहाँ पे? नहीं किया ना, कि who are very weak and who are just weak. Similarly, ये क्राइटेरिया ये नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता या डिफरेंशिएट नहीं कर पाता who are very poor and who are the other poor. क्यों जरूरी है डिफरेंशिएट करना? क्योंकि सबसे पहले हमें वीकेस्ट को उठाना है, वेरी वीक वालों को, वेरी पुअर वालों को, जिनको एक टाइम का भी खाना नहीं मिल रहा, सबसे पहले हमें उनको ऊपर फोकस करना है. लेकिन जब हमें पता ही नहीं हु इज द वेरी पुअर, कैन वी डू इट? नहीं कर सकते. तो ये पहला उसका शॉर्ट कमिंग रहेगी कि ये इट ग्रुप्स ऑल द पुअर टुगेदर. इट फेल्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन द वेरी पुअर एंड द अदर पुअर. ठीक है. सेकेंड ड्रॉबैक, दिस मैकेनिज्म takes into account expenditure on food and a few select items as proxy for income. Economists questions its basis. This mechanism is helpful in identifying the poor as a group to be taken care of by the government, but it would be difficult to identify who among the poor need help the most. So again, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने इसको इस क्राइटेरिया में या इस मैकेनिज्म में 816 रुपए कैसे निकाले? उसने कहा 816 रुपए से आपकी कैलोरी 2400 कैलोरी आ जाती है और कुछ बेसिक एसेंशियल्स जो आपको सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो 816 रुपए में आ जाएंगे. ठीक है. सो इससे गवर्नमेंट को सिर्फ एक ग्रुप आइडेंटिफाई हो गया, ये वीक है, ये गरीब है, इनके लिए कुछ हमने करना है. लेकिन इस ग्रुप में से सबसे ज्यादा हेल्प किसको चाहिए वो गवर्नमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाई. ठीक है. तीसरा वो कहते हैं बेटे देयर आर मेनी फैक्टर्स अदर देन इनकम एंड एसेट्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद पॉवर्टी. सिर्फ इनकम ही एक क्राइटेरिया तो नहीं होना चाहिए पॉवर्टी को आइडेंटिफाई करने का. मैं कहूँ मार्क्स के बेसिस पर मैंने कह दिया ये बच्चा वीक है, ऑन दी अदर हैंड वो बच्चा मेरे लिए स्पोर्ट्स में मेडल्स लेके आ रहा है मेरे स्कूल के लिए. ठीक है. तो इज इट राइट टू कॉल हिम, जस्टिफाइड टू कॉल हिम वीक? मतलब सिर्फ मार्क्स एक क्राइटेरिया नहीं है. इसी तरह वो कहते हैं पॉवर्टी को मेजर करने का इनकम भी एक क्राइटेरिया नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि पॉवर्टी के साथ एसोसिएटेड हैं. जो पुअर लोग होते हैं ना सिर्फ उनकी इनकम लो होती है, दे हैव नो एक्सेसिबिलिटी टू बेसिक एजुकेशन. आप देखो जो गरीबों के बच्चे हैं वो पहले फिर स्कूल्स में जाते थे, अब आप लोग लॉकडाउन में अगर थे तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपके पेरेंट्स ने आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करके दी. कुछ लोगों ने बच्चों ने नए मोबाइल्स या लैपटॉप्स भी खरीदे होंगे. ठीक है. या उनके पेरेंट्स ने उनको किसी तरह अपना मोबाइल दिया या अरेंज करके दिया होगा. लेकिन थिंक ऑफ योर मेड्स चिल्ड्रन, दे थ्रू आउट द ईयर और 1.5 year they did not go to school and they did not study at home, क्योंकि उनके पास मोबाइल
स्मार्टफोन चाहिए आपको, फिर आपको वाईफाई चाहिए, तभी देख पाएंगे बेचारे, कैसे पढ़ेंगे अदरवाइज। ठीक है, तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो पॉवर्टी के साथ एसोसिएट होते हैं। दैट इज accessibility to education, accessibility to health care, drinking water and sanitation. तो ऐसा माना जाता है these also need to be considered while estimating poverty line. सिर्फ इनकम को मत देखो, बाकी फैक्टर्स को भी ध्यान में रखो। सो सोशल फैक्टर्स को जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है, फोर्थ पॉइंट, the existing mechanism for determining poverty line also do not take into consideration social factors which trigger and perpetuate poverty. बेटे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे पॉवर्टी ट्रिगर होती है, ट्रिगर समझते हो, स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है, और परपेचुएट मतलब बढ़ती जाती है, उसका एंड नहीं हो पाता। अगर आप किसी एक गरीब बच्चे को पढ़ा दोगे, ठीक है, उसकी कल को जॉब लग जाएगी, आगे वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, उसकी भी जॉब लग जाएगी, दे विल कम आउट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ाते हो, वो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। वुड दे हैव सेम अपॉर्चुनिटीज एज यू पीपल? उनके पास डिग्री नहीं है, बेसिक लिटरेसी नहीं है, उनकी तबीयत खराब रहती है क्योंकि न्यूट्रिशियस फूड नहीं दे पाते, तो कल को वो अच्छी जॉब कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, मतलब वो पॉवर्टी से निकल नहीं पाएंगे। पॉवर्टी इससे परपेचुएट होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। तो ये जो सोशल फैक्टर्स हैं ये भी ध्यान में नहीं, they are not taken into consideration while estimating poverty line. So the aim of poverty alleviation scheme should be to improve human lives. जो poverty alleviation समझते हो, what do you mean by the word alleviation? Removal. To alleviate poverty means to remove poverty. तो poverty को remove करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ schemes introduce की हुई हैं। तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं इन पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स का पर्पस, ऑब्जेक्टिव, एम क्या होना चाहिए? टू इंप्रूव ह्यूमन लाइव्स बाय एक्सपेंडिंग द रेंज ऑफ थिंग्स दैट ए पर्सन कुड डू एंड कुड बी एंड कुड डू, सच एज हेल्दी एंड वेल नरिश्ड। मतलब उनको ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, उनको अच्छा खाना प्रोवाइड करो, उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करो, क्योंकि वो पुअर है, वो सारी चीजें खुद अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो एम होनी चाहिए पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम की, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना। वीक स्टूडेंट्स के मैंने मार्क्स बढ़ाने हैं, मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो मैं इनको पेपर बता दूं, दूसरा मैं इनको नॉलेज बांटूं। पेपर बता दूं, बढ़िया, तो उससे क्या होगा? पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो अगर गरीबों को खाना खिला दिया, एक टाइम को और कुछ नहीं किया, खाना खिला दिया, पेट भर जाएगा, पॉवर्टी जाएगी? नहीं जाएगी, अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, सो ये एम होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, डेवलपमेंट इज अबाउट रिमूविंग द ऑब्स्टेकल्स टू द थिंग्स दैट अ पर्सन कैन डू इन लाइफ। तो गवर्नमेंट का पर्पस यहां से यहां पहुंचाना नहीं है, गवर्नमेंट का पर्पस है यहां से यहां के रास्ते में जो ऑब्स्टेकल्स हैं इनको रिमूव करना। ये सफर ये खुद तय कर लेंगे अगर इनके रास्ते में ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं, कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं? लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, क्योंकि हम लोगों में डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत है इंडिया में, सोशल एक्सक्लूजन का कंसेप्ट है। अगर हमें लगता है गरीब है, ये आउट ऑफ कास्ट है, इसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलनी चाहिए, तो ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है हर एक को मिलनी चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बेटे, द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया। जब हम ये मेजर करते हैं कि
how many people in India are living below poverty line? It is given the name of head count ratio. अंडरलाइन कर लो, कई बार प्राइवेट ऑथर्स की बुक में नहीं भी दिया होता तो लिख लो, हेड काउंट रेशियो. When the number of poor is estimated as the proportion of people below poverty line, it is known as head count ratio. ठीक है, सो इंडिया में 21% पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. दिस इज आवर हेड काउंट रेशियो. ठीक है, okay, so another thing, NSSO, National Sample Survey Organization, now called as NSO. बेटे लिख लो, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. ये डेटा कलेक्ट करता है पॉवर्टी का. जब हम आपको ये बताते हैं कि इंडिया में पॉवर्टी रेशो इतनी है, हमें कहां से पता चला? गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. ये डेटा कलेक्ट करता है रिगार्डिंग पॉवर्टी. किसके बेसिस पर? MPCE, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. सो नीचे आपको ट्रेंड्स इन पॉवर्टी का ग्राफ दिया हुआ है. सबसे पहले नंबर ऑफ पुअर दिए हुए हैं, मतलब एब्सोल्यूट फिगर्स में डेटा गिवन है आपको. ठीक है, 1973-74 से लेके 2011-12. So just by looking at the graph over a period of year, you can see 2004-5 में नंबर ऑफ पुअर बड़े थे, देखो ग्राफ में. उसके बाद से कम हो रहे हैं. यस, ग्राफ डिक्लाइनिंग है ना. हेड काउंट रेशो मतलब परसेंटेज की टर्म्स में. अच्छा, दूसरी बात बेटे, इसमें रूरल और अर्बन का भी कंपैरिजन किया हुआ है. डार्क लाइन क्या शो कर रही है? आगे करो, आगे होगा ग्राफ. डार्क लाइन क्या शो कर रही है? रूरल पॉवर्टी. और लाइट लाइन अर्बन. यू कैन सी द ग्राफ ऑफ अर्बन इज बिलो दैट ऑफ रूरल, विच मीन्स in India, rural, there is more poverty in as compared to the urban areas. ठीक है, अब हेड काउंट रेशो में आते हैं. हेड काउंट रेशो का मतलब है परसेंटेज टर्म्स में पॉवर्टी रेशो. ठीक है, पॉवर्टी रेशो कितनी है. सो इसका ट्रेंड डिक्लाइनिंग है ऑलमोस्ट. उसके बीच वो ऐसा था. ठीक है, और परसेंटेज वाला ऑलमोस्ट डिक्लाइनिंग है, ऐसा है ओवर द इयर्स. सो इसका मतलब पॉवर्टी रेशियो जो है इंडिया में वो कम होती जा रही. परसेंटेज टर्म्स में पुअर कम होते जा रहे. एब्सोल्यूट नंबर्स चाहे बढ़ रहा है, बट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ये फिगर कम होती जा रही. और अर्बन का भी ग्राफ ऐसा ही है, ऐसा है, और इसके नीचे है. ये रूरल का, ये अर्बन का. अगेन व्हाट डज इट शो? पॉवर्टी रेशियो इन अर्बन एरिया इज लेस एज कंपेयर टू रूरल. बट another thing, poverty ratio is declining in both rural as well as over a period of time. ठीक है, सो अगर हम फिगर्स देखें तो लास्ट में 2011-12 में जो पॉवर्टी रेशो है ऑफ रूरल एरिया, इट लाइज इन बिटवीन 20 to 30, है ना. लेफ्ट हैंड साइड डेटा गिवन है ना बेटे, 20 to 30. और अर्बन एरिया में 10 to 15 के 10 to 20 के बीच में. ठीक है, फिर ओवर स्टेट वाइज आपको गिवन है
अगर हम कहते हैं इंडिया में पॉवर्टी रेशो 21% है या 24% है, डज दैट मीन ऑल दी स्टेट्स इन इंडिया हैव सेम पॉवर्टी रेशो? देयर आर इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज। 9th का सिलेबस है ये, interstate disparities. That is, there are some states whose poverty ratio is more than India's average. 40%, 30% poverty ratio. On the other hand, there are some states whose poverty ratio is less than 20%. कंट्री की एवरेज से कम है। ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं जिनकी पॉवर्टी रेशियो कम है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। कितनी है? 14.7%। ओके, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ पे पॉवर्टी रेशियो कम है। केरला, रीजंस क्या है? पंजाब और हरियाणा में हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट, ग्रीन रेवोल्यूशन के करके आई जो, ठीक है। तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सक्सेसफुल रहा, उसके करके पॉवर्टी रेशियो कम रही। लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे कि बिहार, ओडिशा, स्पेशली ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, यहाँ पे पॉवर्टी रेशियो अभी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। यूपी, लिटरेसी रेट कम है यहाँ पे, और इनकी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स ने हो सकता है इनके लिए कुछ स्टेप्स नहीं था इनकी डेवलपमेंट के लिए। फिर बेटे, व्हाट कॉजेस पॉवर्टी? दो इट इज नॉट इन आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स हैं, फिर भी एक बार ही जस्ट गो थ्रू इट। 9th का ही है। क्यों पॉवर्टी क्यों है? क्योंकि हमारी कंट्री का बेटे, मास्क पहन लो कार्तिक, ग्रोथ रेट कम है और लिटरेसी रेट और अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। पहन ले बेटे, मैंने अलग अलग थोड़ी ना बोलना है। पॉपुलेशन, मोर प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड, ठीक है। सो ऑल दीज आर रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। सो लेट्स नाउ कम टू द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। बेटे, हमारी गवर्नमेंट ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही पॉवर्टी को रिमूव करने का गोल रख दिया था, ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान में भी ये कंटिन्यूड रहा। जो गवर्नमेंट की अप्रोच थी टुवर्ड्स पॉवर्टी रिडक्शन, इट वाज बेसिकली 3-pronged अप्रोच। मतलब 3-pronged मीन्स 3 डायमेंशंस थी इसकी। पहली डायमेंशन, इट वाज ग्रोथ ओरिएंटेड। गवर्नमेंट ने सोचा इकोनॉमी ग्रो होगी, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो पॉवर्टी कम हो जाए, ठीक है। दिस अप्रोच इज नोन एज ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। देन आफ्टर दैट second approach, which was initiated from third 5-year plan, poverty alleviation programs. Poverty alleviation programs. This was initiated, ये भी बेटे कर लो, टाइमलाइन आ जाती है। थर्ड 5-year प्लान, ओके। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट पॉवर्टी? सबसे पहले हमने सोचा भी रिजल्ट वीक आया है, ऐसे करते हैं, बच्चों के पीरियड्स बढ़ा देते हैं। 4 पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स लगा देते हैं, ठीक है। नेचुरली ज्यादा पढ़ाएंगे, सबको बेनिफिट मिलेगा, है ना। वीक स्टूडेंट्स इंप्रूव हो जाए। आफ्टर 2 वीक्स वी रियलाइज्ड, हमने दोबारा से टेस्ट लिया तो हमने देखा जो बहुत वीक स्टूडेंट्स थे वो अभी भी वीक रह रहे हैं, उनके मार्क्स अभी भी नहीं बढ़ रहे। क्या कमी रहेगी हमारी स्ट्रैटेजी में?
जो हमने एक्स्ट्रा क्लासेस ली वो सबको सेम बेनिफिट नहीं दे पाई। एवरेज तो इंप्रूव हुई, लेकिन वही जो बच्चे पढ़ पाते हैं, जिनका फोकस है, ठीक है, उनकी इंप्रूव हो गई। जो ग्रुप में नहीं पढ़ पाते इतनी बड़ी क्लास में, वो अभी भी वीक है। सेम वाज द केस हियर। Economic growth does provide opportunities, benefits, but does it provide equal benefits to all? No. There are some downtrodden people. हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मतलब इनका बेनिफिट नहीं मिल पाया, जो बहुत ही वीक हैं, जो इकोनॉमी के ग्रो करने से भी ग्रो नहीं कर पाए, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई। So which means government realized that the income and employment for the poor could be raised only through the creation of additional assets. अगर हम इनके लिए एडिशनल एसेट्स क्रिएट करेंगे, काम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के नए तरीके बनाएंगे, तभी इनको फायदा हो। जस्ट लाइक वी रियलाइज कि नहीं भाई, अब ये वीक स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा क्लास, इन 4 बच्चों को बिठा के पढ़ाना पड़ेगा तो रिजल्ट इंप्रूव होगा। तो इसी तरह से 3rd 5 ईयर प्लान तक गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि सबको इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, नीचे तक इसका बेनिफिट नहीं आ रहा है, परकोलेट नहीं हो रहा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हो रहा, इसका नीचे तक ट्रिकल डाउन नहीं हो रहे इसके बेनिफिट्स। तो इसीलिए स्पेसिफिकली उनको टारगेट करो, इनके लिए एसेट्स क्रिएट करो, इनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो। ये कैसे हो सकता था? ओनली थ्रू स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स।